बहुत कुछ डराया गया। शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। अगर कोई ज्योतिष आपको डरा रहा है तो मैं व्यूअर्स से भी कहूंगा सावधान हो जाओ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं। बंद कीजिए ये सब। 3 मंगलवार लगातार हनुमान जी के मंदिर चले जाना, वहां जाके विश्वास कीजिए चौथा मंगलवार नहीं लगेगा। तो बजरंग बाण, देखिए बजरंग बाण रेगुलर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम हनुमान जी को एक शपथ देते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं 3 चीजें बोल करके जा रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में। पीओके आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर रिजाइन करेगा। अलग अलग मूलांक के जो लोग हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है? या 1 से लेकर 9 तक की मैं बात कर लेता हूँ। जो आने वाला वर्ष है वो सूर्य का वर्ष है, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स का साल है। आप लोग तैयार रहिए, बहुत कुछ आने वाला है नया। लेकिन अभी 2 महीने बचे हैं 2025 में। अभी बहुत कुछ बाकी है कि 2025 बहुत आसानी से विदा हो रहा है, ऐसे नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभु ना करे कि मेरी भविष्यवाणी सच हो। युद्ध की स्थिति की प्रेडिक्शन बहुत लोगों ने की है। कोई उग्र आंदोलन उभर सकता है। उत्तर पूर्व की तरफ जाने वाली कोई न कोई फ्लाइट, कोई भी अगर फ्लाइट से जा रहा है। मेरा मकसद सावधान करना है। बहुत कम वक्त बचा है। आपके डेटा को हैक कर लिया जाएगा, क्योंकि सचेत रहें, सावधान रहें। 2 महीने के लिए टाल दें। फरवरी मार्च में कोई बड़ी प्लेन या ट्रेन दुर्घटना भारतवर्ष में होगी। दुनिया की बात करें, चीन हमें फिर से धोखा देगा। सनसनीखेज खुलासा कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में ऐसा क्या है? रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ के ही अपने ऑफिस जाओ। तो ये कोई पर्टिकुलर ग्रह स्थिति बन रही है? भारत की मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। यूएसए का विभाजन होने वाला है। यूएसए का विभाजन। भारत पाकिस्तान युद्ध की प्रेडिक्शन भी बहुत हो रही है। कितनी सही है? भारत की मंगल की महादशा है, सवाल ही नहीं उठता कि इस समय कोई डिफीट कर पाए। कौन सी बड़ी घटना के लिए हमको सचेत रहना होगा? कुछ लोग कहते हैं पेन से नंबर लिख लीजिए हाथ पर। कि आपका बोला हुआ एक शब्द एक गलत धारणा बन सकता है, और अगर वो गलत धारणा बन गई तो हमारी पीढ़ियां उस गलत धारणा का ही अनुसरण करेंगी। ये कितने लॉजिकल होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, कुछ नहीं है भाई। और आप उससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती कर दें। कुछ ही समय में आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपके इनकम के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। इसी के अंत में मैं ये भी बताने वाला हूँ सभी मूलांक वालों के लिए एक महा उपाय। आप विश्वास कीजिए उस परेशानी से निकल जाएंगे, कितनी बड़े परेशानी क्यों ना हो। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे साल 2026। जी हाँ, बहुत कम वक्त बचा है साल 2026 के लिए। 2025 बहुत ही टफ साल रहा, बहुत ही कठिन परिस्थितियां देखी, लेकिन 2026 कैसे रहने वाला है? इस साल में भी अभी 2 महीने बचे हुए हैं, तो क्या कुछ बड़ा हो सकता है? देश और दुनिया में किस तरीके की परिस्थिति बन सकती है? ऐसी कई बड़ी और चौंकाने वाली भविष्यवाणी आज इस पॉडकास्ट में आप देखेंगे। और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकित त्यागी जी द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत स्वागत है, बहुत आभार आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम। अंकित त्यागी जी, क्योंकि हम 2026 पर बात करने वाले हैं, लेकिन अभी 2 महीने बचे हैं 2025 में। हमने देखा बहुत कुछ डराया गया, बिल्कुल, बहुत लोगों की तरफ से। लेकिन अभी जो 2 महीने बचे हैं, इसमें भी कुछ डरने वाली बात है या फिर कुछ अच्छा भी हो सकता है? बिल्कुल, काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 2025 बहुत अच्छा न रहा है और जाते जाते भी नहीं रहने वाला है। ओह माय गॉड, बहुत कुछ अभी बाकी है। स्पेशली अक्टूबर के भी कुछ समय भी बचा हुआ है, जिस दिन आज हम बात कर रहे हैं। और आज आई थिंक 4 अक्टूबर है जी। और अभी अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है। और वैदिक ज्योतिष की अगर मैं बात करूं गायत्री जी, तो वैदिक ज्योतिष शुरू होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। हाँ। जिस दिन नवरात्रि का आरंभ होता है, अप्रैल के आसपास लगभग अगर हम बात करें, तो हम वहां तक की कुंडली की चर्चा करते हैं हमेशा, क्योंकि वैदिक ज्योतिष का आधार ही वो है। तो हम 2025 को, यानी अगर हम विक्रम संवत की बात करें, तो विक्रम संवत 2082 जो इस समय चल रहा है वो वहां तक है, अप्रैल तक। जी। तो हम उसी बारे में, उसी हिसाब से चर्चा करेंगे आज। उसके बाद हम वेस्टर्न न्यू ईयर की बात कर लें या फिर हम अंग्रेजी नववर्ष की बात करें 2026, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 2025 का अक्टूबर नवंबर, कहीं ना कहीं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 3 चीजें बोल करके जा रहा हूं आपके पॉडकास्ट में जी। जो रहने वाला है। शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, या मैं कहूं प्रभु ना करे कि मेरी भविष्यवाणी सच हो। फिर से आप अपने पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन देखेंगे, ये निश्चित है। भूस्खलन 100% होना है। ओह माय गॉड। प्रभु ना करें कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। ऐसी गणनाएं, ज्योतिष गणनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा इस तरफ कर रही है। इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं बिहार में
और भारत में कोई न कोई उग्र आंदोलन उभर सकता है इन आने वाले 3 महीनों में। ये भी डेफिनेट बहुत स्ट्रांग इशारा गणनाएं इस तरफ ज्योतिष की कर रही हैं। इनफैक्ट दिसंबर और जनवरी थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल में ले रहा हूं, मोदी जी की कैबिनेट में बदलाव होगा। कैबिनेट में बदलाव होगा जी, और बहुत सडन होने वाला है वो। लोगों ने उम्मीद ही नहीं करी होगी, जैसे अभी हुआ। मैंने उस समय भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर रिजाइन करेगा। एक पॉडकास्ट में मेरी चर्चा हुई थी और अचानक धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी। वैसे ही दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस बीच में कहीं ना कहीं कैबिनेट में कोई बड़ा बदलाव देखने को निश्चित रूप से मिल सकता है। तो अगर हम कहें कि 2025 बहुत आसानी से विदा हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बहुत कुछ बाकी है। आपने तो और डरा दिया। लोग सोचे 2025 अब 2 महीने में निपट जाएगा, 2.5 महीने मेरा मकसद अप्रैल तक खींच रहे हैं। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है। मेरा मकसद सावधान करना है। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं गायत्री जी कि जब ज्योतिषियों को सब पता है तो हम रोक क्यों नहीं लेते। अभी विमान दुर्घटना हुई, हमें रोक लेनी चाहिए थी। लेकिन हम ये कहते हैं कि ज्योतिष का एक काम है गणना करना और आपको आगाह कर देना। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, फरवरी मार्च में कोई बड़ी प्लेन या ट्रेन दुर्घटना भारतवर्ष में होगी। फरवरी मार्च जी, आप सावधान हो जाइए। मेरा काम गणना करके आपको बताना है। अब वो हो सकता है जो प्लेन दुर्घटना हो वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो सकती है, लेकिन होगी। अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि प्लेन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, वो कॉमन नहीं है। या तो भारत में कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना या वर्ल्ड वाइड लेवल पे कोई प्लेन दुर्घटना निश्चित है फरवरी मार्च में। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप अपनी फ्लाइट उस समय की कैंसिल कर दीजिए भाई, अगर आपने बुक कर रखी है। तो मेरा काम आपको सावधान करना है। एयरलाइंस वालों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा भाई, मेरा मकसद किसी का बिजनेस का नुकसान करना बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा काम है वो। उसी के लिए मैंने जो पढ़ाई करी है, जो मैंने अपना जीवन उसमें दिया है, वो इसीलिए दिया है। मेरा वो कार्य क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र अपना है, मेरा अपना कार्य क्षेत्र है। तो मेरी गणनाएं इस तरफ बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही हैं। तो ज्योतिष का कभी भी पर्पस डराना ना था, ना है, ना होगा। अगर कोई ज्योतिष आपको डरा रहा है तो मैं व्यूअर्स से भी कहूंगा सावधान हो जाओ। मेरा काम किसी को डराने का कभी है ही नहीं, और पर्सनली किसी को नहीं डराना। ये एक वैश्विक स्तर पर जब हम गणनाएं करते हैं तब ये चीजें निकल करके सामने आती हैं। पर मतलब मैं एक ऐसे साधारण सा सवाल पूछ रही हूं, सभी टिकट कैंसिल करा देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा सभी कराएं। तो जो बहुत ज्यादा इमरजेंसी अगर नहीं है और आप उसको टाल सकते हैं तो प्रयास करें कि टाल दें। पर ये भी तो रहा होगा ना कि किसी खास तरह के जो राशि मूलांक उत्तर पूर्व की तरफ जाने वाली कोई ना कोई फ्लाइट, उत्तर पूर्व की दिशा में जाने वाली कोई ना कोई फ्लाइट। ओके, ये बहुत स्ट्रांग इशारा है। मतलब उधर कोई फ्लाइट, मतलब कोई भी अगर फ्लाइट से जा रहा है तो वो उत्तर पूर्व की तरफ जाने वाली फ्लाइट स्पेशली दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। ओके। या उत्तर पूर्व की तरफ जाने वाली ट्रेन। वहां कुछ खास संयोग बन रहे हैं? हाँ, ऐसा ग्रह जो गणनाएं हैं वो उस दिशा की तरफ इशारा कर रही हैं। ओके। हाँ। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सचेत रहें, सावधान रहें। अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है और आप उसको टाल सकते हैं तो 2 महीने के लिए टाल दें। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं गायत्री जी, कहते हैं होए वही जो राम रच राखा। मेरे और आपके हाथ में कुछ नहीं है, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कोई ज्योतिष अगर कभी हमारे व्यूअर्स से मैं विशेष कहना चाहता हूं, कोई ज्योतिष अगर आपसे ये कह रहा है कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगा तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप सचेत हो जाइए। कोई ज्योतिष कभी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। हम केवल और केवल आपको गाइड कर सकते हैं, और अगर वो गाइडेंस आप फॉलो करते हैं तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। लेकिन कौन? आप खुद। मैं आपका भाग्य नहीं बदल सकता कभी भी। वैसे ही मैं कहता हूं कि अगर ये गणनाएं इशारा कर रही हैं तो आप सचेत रहें। अगर कोई बहुत जरूरी नहीं है तो आप उस काम को टाल दें। तो ये आपने बताया फरवरी और मार्च में, बिल्कुल, है ना? जैसे कि आप बता रहे हैं कि हाँ, होगा निश्चित है। पहाड़ी राज्यों में इसी साल में होगा। अभी भी लैंडस्लाइड होगा बरसात जाने के बाद भी? इसी साल में ये होना है गायत्री जी। नवंबर या दिसंबर? बिल्कुल इसी वर्ष में, 2025 अंग्रेजी वर्ष, नववर्ष की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी वर्ष की इसी वर्ष में होना है, निश्चित है। तो सावधान रहने की बहुत आवश्यकता। किसी भी पहाड़ी राज्य में हो सकता है उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, छत्तीसगढ़ में हो सकता है, या फिर आपका जम्मू कश्मीर में हो सकता है। जहां भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां ऐसी संभावनाएं मुझे नजर आती है। मेरी गणनाएं सोर इशारा कर रही हैं। ओके। बाकी तो प्रभु, मैं कहता हूं कि प्रभु करे मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, लेकिन शायद ऐसा ना हो। तो बहुत संभल के रहने की जरूरत है जी। अब ये तो हमने देश के बारे में बात की, आपने बताया प्राकृतिक आपदा, पॉलिटिकल एंगल भी आपने डिस्कस किया। लेकिन अगर हम
दुनिया की बात करें जी, तो दुनिया में किस तरह की परिस्थिति रह सकती है आने वाले महीनों में? चलिए एक बहुत बड़ी प्रोडिक्शन मैं कर देता हूँ, जब आपने दुनिया की बात छेड़ी दी। जी। अगले 3 सालों में यूएसए का विभाजन होने वाला है। यूएसए का विभाजन जी, डिवाइड हो जाएगा? निश्चित रूप से। अब लोग कहेंगे कि बहुत बड़ी प्रोडिक्शन है, लेकिन ये सत्य होने वाला है। 3 साल मैक्सिमम टाइम देके जा रहा हूँ मैं यहाँ बैठ के। ये पॉडकास्ट हमेशा रहेगा, जिस दिन हो आप उस दिन इस पॉडकास्ट को उठाइए और देखिए। 3 साल के अंदर मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम अमेरिका के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये श्योर है, उनके रहते अमेरिका आर्थिक रूप से कमजोर होगा, अमेरिका का विभाजन निश्चित है। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में ऐसा क्या है? उनकी कुंडली बहुत खराब, उनकी अपनी जो कुंडली है जी। वहाँ चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब है, बाकी ग्रह भी उनके बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही डिसीजन इस समय ले ही नहीं पाएंगे। दूसरा, उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं कि उनके ग्रह उनको बहुत अच्छे। तो वो जीते कैसे? मतलब ये मैं थोड़ा सा हटके सवाल पूछी, वो जीत कैसे गए थे? देखिए, अब जीतने की बात अगर हम करें गायत्री जी, हाँ। तो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद ना हो, और लेकिन जरूरी नहीं है वो सब चीजें अच्छी हों। इस बात से आप, कई बार ऐसा होता है, और हम केवल एक इवेंट की बात नहीं, पॉलिटिकल इवेंट की नहीं, जनरल इवेंट्स की बात कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, परिस्थिति ऐसी बनी, उस समय उनकी कुंडली में कुछ योग ऐसे थे कि वो जीत गए। कुछ इमोशनल थोड़ा सा उनको लोगों ने सपोर्ट कर दिया जब उनके ऊपर वो अटैक हुआ, तो जैसे भी हुआ, खैर वो वहाँ की परिस्थितियां रही, उस पर ज्यादा हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि वो बहुत अच्छा अमेरिका के लिए नहीं रहेगा, और वो बहुत कुछ खराब करके जाने वाले हैं। इनफैक्ट आज ही सुबह मैं एक न्यूज देख रहा था कि वहाँ उन्होंने अभी वो बैन कर दिया कि कोई भी वहाँ आर्मी में अगर आर्म फोर्सेज में है तो वो दाढ़ी नहीं रख पाएंगे। अच्छा। तो इस वजह से, या आज सुबह ही उन्होंने शायद डिक्लेयर, या कल की न्यूज़ हो, मुझे याद नहीं, आज या कल की है, लेकिन इस वजह से वहाँ जो काफ़ी कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, उन लोगों के लिए बड़ी टेंशन का विषय हो गया। अच्छा। और अभी अमेरिका के साथ रिश्ते भी हमारे सुधरते नहीं नजर आएंगे, नहीं नजर अभी काफ़ी समय तक नहीं नजर आएंगे। मैं कहता हूँ अगले 7 साल तक अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। रही बात, अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं, चाइना की, अभी कल मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि चाइना के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। भाई मैं एक बात कहता हूँ, वो मजबूरी का रिश्ता है, और मजबूरी के रिश्ते लंबे नहीं चला करते। तो ठीक है, वो जब तक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा अगले साल में चीन हमें फिर से धोखा देगा। नेक्स्ट ईयर 2026 में चीन हमें फिर से धोखा देगा। 2026 में? जी। ओके। भारत की स्थिति क्या कहती है? हम कितने तैयार हैं? भारत बहुत तैयार है, बहुत इकोनॉमिकल ग्रोथ भारत की आपको देखने को मिलेगी। भारत की मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। इसी महादशा में भारत बहुत हद तक आत्मनिर्भर बन जाएगा, बहुत हद तक इकोनॉमिकली ग्रो कर जाएगा, और उससे भी स्ट्रॉन्ग चीज, मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया भारत बनने वाला है। इसमें कोई भी दो राय 1% भी नहीं हो सकती है। और आप देखते जाइए, आप देखते जाइए। और भी मैं एक बात बोल देता हूं, आप वैश्विक बात कर रही हैं, तो दर्शकों के लिए मैं एक बहुत सनसनीखेज खुलासा कर रहा हूं जी। ध्यान रखिएगा और इस चीज को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और इंतजार कीजिएगा वो दिन होने का। पीओके आने वाला है, पीओके वापस आने वाला जी। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। बिल्कुल 100%। और टाइमलाइन क्या है? मोदी जी के जाने से पहले आने वाला है। अच्छा। 2013 में मैंने एक प्रेडिक्शन की थी गायत्री जी कि मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, और मैं आज भी उस बात पर अड़िग हूँ, वो चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं अपने वर्ड। ये निश्चित है कि मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, और उनके जाने से पहले पीओके आने वाला है। अच्छा, मतलब पीओके वो देके जाएंगे? हाँ, प्रभु करे ऐसा हो। ऐसा मेरी गणना है, ज्योतिषीय गणना है, इशारा पूरा भारत चाहता है। ये तो पूरा भारत चाहता है, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हम दूसरे देशों की बात करें, क्योंकि युद्ध की स्थिति की प्रेडिक्शन बहुत लोगों ने की है जी। तो ऐसी कोई बड़ी परिस्थिति, कोई बड़ी सिचुएशन बनती हुई आपको दिखती है देखिए, युद्ध की? 3rd वर्ल्ड वॉर होनी निश्चित है, और वो हमारे आपके जीते जी होगी, लेकिन अच्छा। अभी नहीं है, अभी रुक जाओ, अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अभी जो परिस्थितियां हैं लड़ाई की, वो ऐसी नहीं है जैसी पहले थी, अभी समय बदल चुका है। ओके। अब जो लड़ाई है वो फ्रंट से न लड़ करके पीछे से लड़ी जाती है। जैसे अभी कोविड में क्या हुआ, अचानक एक वायरस आया, छोड़िए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा कहाँ से आया, कैसे आया, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन कहाँ से, कहीं से तो आया ना वो वायरस। सही बात है।
तो अभी जो लड़ाइयाँ वैसी हैं, आपके डेटा को हैक कर लिया जाएगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को, सर्वर्स को हैक कर लिया जाएगा। अभी जो लड़ाइयाँ हैं वो चेंज होने वाली हैं। अभी कोई भी वॉर फ्रंट पे ना होकर के हर कंट्री यही चाहता है कि हम पीछे से लड़ाई लड़ें, किसी को पता भी ना चले, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और आपको पता है अगर किसी कंट्री का डेटा ही चोरी हो जाए तो उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? किसी के सर्वर्स अगर हैक कर लिए जाए तो उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? तो अभी उस तरह की लड़ाइयां बहुत कुछ देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट 2026, 27, 28 में आप देखेंगे ये सब चीजें बहुत बढ़ने वाली हैं। वैश्विक परिस्थितियों में भी, व्यापक पटल की हम बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत बढ़ेंगी, ग्लोबली बढ़ेंगी, केवल भारतवर्ष में नहीं, ग्लोबली ये सब चीजें बढ़ने वाली हैं। लेकिन आप देखते जाइए, मैं फिर से कह रहा हूं, भारतवासियों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भारतवासियों के पास एक ऐसा नेतृत्व है और रहने वाला है, और अगले के लिए तैयार रहिए। योगी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उसमें ज्यादा समय नहीं बचा है। ज्यादा से ज्यादा मैं कहूं 2027 के अंदर मुझे प्रबल उम्मीद है कि योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद और ज्यादा भारत ग्रो करेगा और एक हिंदुत्व की बहुत प्रखर ध्वजा लहराएगी विश्व में। अच्छा, अब जरा हम मतलब मंथ वाइज आ जाते हैं। जैसे नवंबर की अगर हम बात करें तो नवंबर में कौन सी बड़ी घटना के लिए हमको सचेत रहना होगा? नवंबर दिसंबर, मैंने दो चीजें कही। 2 महीने के लगभग जो ग्रह हैं वो इशारा कर रहे हैं। एक तो भूस्खलन, दूसरा कहीं ना कहीं कोई उग्र आंदोलन नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इसमें मुझे लग रहा है बिहार में, मुझे ऐसी उम्मीदें लग रही है नवंबर दिसंबर में कोई उग्र आंदोलन, या अक्टूबर के लास्ट में भी रूप ले सकता है, या कोई बहुत उग्र ना हो लेकिन कोई ना कोई आंदोलन उभरता हुआ मुझे दिख रहा है। अच्छा, तो ये कोई पर्टिकुलर ग्रह स्थिति बन रही है जिसकी? हाँ, ग्रहों की ही स्थिति होती है। देखिए, ज्योतिष का काम क्या है? कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला, भारतवर्ष की जो कुंडली जो 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे की है। दूसरा, जो वहाँ की परिस्थितियां हैं उनको हम देखते हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। समय की कुंडली बनाते हैं, ठीक है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं ज्योतिष में जिनके थ्रू ये गणना करके बताया जाता है। ये कुछ भी बात ऐसा नहीं कि कोई हम कुछ भी मन में आया और बोल दिया, सब कुछ गणनाओं पर आधारित है। इसके पीछे समय देते हैं, पूरी प्रॉपर एनालिसिस होती है, उसके बाद ही ये व्यूअर्स तक ये चीज पहुंचाई जाती है। अच्छा, भारत पाकिस्तान युद्ध की प्रेडिक्शन भी बहुत हो रही है, कितनी सही है? होने वाला है, होने वाला है, निश्चित होगा। नवंबर दिसंबर 2026 में भारत पाकिस्तान फिर से एक बार आमने सामने आएंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, भारत विश्व विजयी रहा है और रहेगा। अच्छा। और शायद हम सब भी यही चाहते हैं। बिल्कुल। तो यानी भारत के लिहाज से परिस्थितियां अच्छी है। भारत की मंगल की महादशा है, सवाल ही नहीं उठता कि इस समय कोई डिफीट कर पाए। और कब से शुरू हो रही है? हो चुकी है। अच्छा, भारत की मंगल की महादशा ऑलरेडी चल रही है। 7 साल चलने वाली है, शुरू हो चुकी है। 7 वर्ष की ये महादशा है और आप देखिएगा 7 वर्ष में भारत बहुत ग्रो करेगा। और स्पेशली आप अपनी आर्मी को देखिएगा, आपकी जो हमारे जो फोर्सेज हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे अगले 7 सालों में कि हम वैश्विक स्तर पर खुद को कहीं ना कहीं खड़ा हुआ पाएंगे एक बहुत मजबूत आर्मी के साथ। ओके, जो हमारे लिए शायद गुड न्यूज है। अभी हम बात कर रहे थे कि सारी खराब चीजें हो रही हैं तो कुछ अच्छा भी, तो हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। कई लोग कह रहे हैं कि मिलिट्री शासन लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, बेफिक्र रहें। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पाकिस्तान में ही होगा। अच्छा, वो पाकिस्तान, वो निश्चित वो भी होने वाला है। हाँ। लेकिन वो पाकिस्तान में होने वाला है, उसमें ज्यादा समय नहीं बचा, इंतजार करिए, बहुत जल्द न्यूज मिल जाएगी आप सबको। यानी हमारे यहाँ पे एकदम लोकतंत्र सब हाँ, बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है और भारत में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं उभरेगी। आंदोलन हो सकते हैं, थोड़ा सा यूथ जो है वो सरकार के विरुद्ध हो सकता है, कुछ आंदोलन हो, लेकिन ठीक है, सारी चीजें संभल जाएंगी, इतना कोई घबराने का विषय नहीं है। चलिए, अब हम मूलांक के हिसाब से आते हैं, क्योंकि 2026 मतलब अलग अलग मूलांक के जो लोग हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है? हाँ। एक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 2026 आम आदमी की बात कर लेते हैं। बहुत वैश्विक पटल पर हमने बातें कर ली, अब बात करते हैं हमारे व्यूअर्स की। उनको भी कुछ चाहिए भाई, उनकी झोली में भी कुछ आना चाहिए। चलिए, आप लोगों की बात करते हैं। मूलांक का आपने डिस्कशन किया, 1 से लेकर 9 तक की मैं बात कर लेता हूँ। न्यूमरोलॉजिकली ही आपने किया, तो मैं न्यूमरोलॉजिकली ही शुरुआत इसकी करूंगा। जो आने वाला वर्ष है वो सूर्य का वर्ष है। सूर्य क्या है? सूर्य एक नई बिगनिंग है, एक नई एनर्जी है, एक नया कॉन्फिडेंस है, कुछ ना कुछ मैं कहूँगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का साल है। अभी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स का साल है। आप लोग तैयार रहिए, बहुत कुछ आने वाला है नया। क्योंकि वैसे भी एक तो 1 से 9 नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी की, अगर हम बात करें 9 नंबर के बाद 9 नंबर आखिरी नंबर है और 1 नंबर पहला नंबर है।
एक तो उस लिहाज से देखें तो पहला नंबर हमेशा एक नई बिगनिंग है। दूसरा, एक नंबर सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। और जब राजा साहब आते हैं तो ऐसे ही थोड़ी आते हैं, पूरा ठटरम आता है ना उनके साथ, तो बहुत कुछ नया लेकर के आते हैं। राजा को अन्याय पसंद नहीं होता है। तो मूलांक एक वालों की हम बात करें, मूलांक एक का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो करते हैं सूर्यदेव, यानी द लॉर्ड, द किंग ऑफ प्लैनेट सूर्यदेव। और स्वयं सूर्यदेव का साल है। आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप बहुत समय से कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय से आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है कि मुझे ये करना है वो करना है, भाई कर डालिए। ये वर्ष आप ही के लिए है। ऐसा मौका दोबारा कई सालों तक नहीं आएगा आपके पास। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको फटाफट से आगे बढ़ाइए, स्ट्रीमलाइन कीजिए चीजों को और कुछ नया कर डालिए। ये मानिए कि दरवाजे इस समय आपके लिए खुले हुए हैं, आपके भाग्य के आगे आपके हाथ में कि आप उसका फायदा उठा पाते हैं या नहीं। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखें। बहुत ज्यादा अग्रेशन या गुस्से से काम, या अपने एटीट्यूड को अगर मैं कहूं तो थोड़ा कंट्रोल रखें। वो जहां आड़े आएगा वहां आपको नुकसान हो सकता है, स्पेशली एक मूलांक वालों को, एक नंबर वालों को। क्या उपाय करने हैं उन लोगों को? वही मैं पूछने वाली। बिल्कुल, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बहुत अच्छा रहने वाला है। आप विश्वास कीजिएगा, जिस भी एक मूलांक वाले व्यक्ति ने एक इस रेमेडी को कर लिया, यानी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज करना शुरू कर दिया, पूरे वर्ष 2026 में उसका भाग्य बदलने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो संडे टू संडे तो अवश्य कर लो भैया, इतना तो कर ही सकते हो। अब कोई ये चाहे कि मुझे कुछ ना करना पड़े और सब मिल जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। दूसरी चीज, हम दूसरे मूलांक की बात कर लेते हैं, मूलांक 2। मूलांक 2 वाले कहीं ना कहीं कहते हैं कि चंद्रमा को जो रोशनी मिलती है, उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो चंद्रमा करते हैं। और चंद्रमा को रोशनी किससे मिलती है? सूर्य से। सूर्यदेव किंग है तो चंद्रमा क्वीन है, अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम देखें। अब राजा का अच्छा समय आएगा तो रानी का भी खराब नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। केवल कुछ चीजें यहां पर आपको कंट्रोल करनी है, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। कुछ लोगों को हो सकता है इमोशनली धोखे मिलें, रिलेशनशिप्स में कुछ डिटैचमेंट हो सकती है लोगों की। वो अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो समझ लो कि सफलता आपके सामने खड़ी है और आपका इंतजार कर रही है। मेहनत कीजिएगा। अगर आप नौकरी चेंज करने का सोच रहे हैं, कर डालिए 2026 में, बहुत अच्छा समय है। फरवरी के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये भी बता दे रहा हूँ। और 2026 में यदि आप किसी रिश्ते में बंधना चाहते हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, सही समय है, बंध जाइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। क्या उपाय करना है ऐसे लोगों को? जितना हो सके महादेव की आराधना करें। चंद्र को वही अपने सर पर विराजित करते हैं। ज्यादा नहीं कर सकते, 1 लोटा जल रोज सुबह शिवलिंग पर अर्पण करना शुरू कर दो, सारी चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। मूलांक 3 की बात कर लेते हैं। स्वयं देवगुरु बृहस्पति जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं। मूलांक 3 वाले कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज गेन पर बहुत ध्यान देना है आपको इस वर्ष। ये समझ लीजिए कि जितनी नॉलेज आप इस वर्ष गेन करेंगे 2026 में, वो आने वाले समय में आपके बहुत काम आने वाली है। और कहते हैं कि नॉलेज कभी खराब नहीं जाती। तो ये समय है आपके सीखने का, गिरने का, फिर से उठने का। तो कई मौके ऐसे आएंगे मूलांक 3 वालों को जब उनको लगेगा कि भाई आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं फिर पीछे आ जा रहे हैं। घबराइएगा मत, हिम्मत मत हारिएगा। चींटी भी बार बार प्रयास करती है लेकिन एक दिन चढ़ जाती है, सफलता उसको हासिल हो जाती है, जहां उसको पहुंचना होता है पहुंच जाती है। तो बस समझ लीजिए कि आपको इस समय चींटी की चाल से चलते जाना है, बहुत गहन और सूक्ष्मता के साथ आगे बढ़ना है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अपनी लर्निंग्स बढ़ाने पर फोकस करें और जैसे जैसे ये वर्ष खत्म होगा आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। क्या उपाय करना है? 3 बृहस्पतिवार लगातार, जैसे ही ये साल शुरू हो जनवरी के महीने में आप कर दीजिएगा। उसके बाद हर 3 महीने में एक बार कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, बुधवार की शाम को थोड़ी सी चने की दाल भिगो देनी है और थर्सडे की सुबह वो गाय को खिला दो। केवल इतना छोटा सा उपाय करें। इसी के अंत में मैं ये भी बताने वाला हूं सभी मूलांक वालों के लिए एक महा उपाय, तो आप जुड़े रहिएगा। जो कोई भी कर सकता है, जो कोई भी कर सकता है। और कई सारे ऐसे उपायों की चर्चा होने वाले जो आज तक आपने किसी पॉडकास्ट में नहीं देखे होंगे। अच्छा, विश्वास कीजिए उन उपायों से आपका भाग्य बदल जाएगा।
मैं नहीं बदलूंगा, वो उपाय आप करेंगे तो आप खुद अपना भाग्य बदलेंगे। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं एक माध्यम हूं। खैर, मूलांक 4 की बात कर लेते हैं। मूलांक 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है भाई। बचिए, इन्वेस्टमेंट से बचिए, फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचना होगा। बड़े कोई भी फाइनेंशियल लेन देन अगर हो सके तो इस वर्ष न करें, आपके लिए अच्छा नहीं है ये वर्ष, नुकसान बहुत हो सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य, ये जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य आपको बहुत नुकसान दे सकता है। योजनाबद्ध तरीके से ही आपके जीवन स्तर में इस वर्ष सुधार संभव है। तो आपको बहुत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। किसी भी परिस्थिति में आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेने, बड़े फाइनेंशियल डिसीजन आप टाल दें, इस वर्ष ना लें तो बेहतर रहेगा। क्या उपाय करना है आप लोगों को? अगर प्रयास कीजिएगा कहीं आपके घर के आसपास तालाब हो या कोई बहती हुई नदी हो और वहां मछलियां हो, तो आटे की छोटी छोटी गोली बना करके मछलियों को खिलाएं। सप्ताह में एक दिन शनिवार को भी अगर आप ये उपाय करते रहेंगे तो काफी हद तक चीजें आपके फेवर में रहेंगी। मूलांक 5 की बात कर लेते हैं। राजकुमार की संज्ञा दी गई है ज्योतिष में बुध ग्रह को, और बुध ग्रह ही उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत अच्छा साल है उनके लिए। मैं कहूंगा कहीं ना कहीं बहुत मौके मिलेंगे, फायदा उठाना मत भूलना। एक ही चूक आप लोग कर सकते हैं मूलांक 5 वाले, कि आप फायदा ही ना उठा पाएं और फिर कहते हैं ना, फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर पछताने से कुछ होगा नहीं। इसलिए बहुत अटेंटिव रहना है आपको, पेशेंस रखना है, लेकिन बहुत अटेंटिव रहना है, कहीं भी चूक ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना है। बहुत सारे मौके आएंगे, थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ें। बहुत ज्यादा ट्रस्ट किसी पर इस वर्ष न करें तो बेहतर होगा। ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें तो बेहतर होगा। और अगर कोई चेंज या कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छा इस वर्ष कर पाएंगे। लेकिन किसी की गाइडेंस लेकर के या किसी अच्छे व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से सलाह लेकर के ही आगे बढ़ना आपके लिए इस वर्ष फायदेमंद रहेगा। मूलांक 5 वालों के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? गणपति जी की आराधना करो भाई, कुछ नहीं करना, सब छोड़ दो। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। साधारण सा मंत्र बता रहा हूं, ये करना शुरू कर दो। आप ज्यादा दिन नहीं, 2-3 महीने जैसे ही करोगे आपको बदलाव खुद दिख जाएंगे। आप दोबारा ये पॉडकास्ट देखोगे। मूलांक 6 की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, शुक्र उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और शुक्र को धन का, लग्जरी का, इन सब का कारक बताया गया है। और अभी तो शुक्र को इंप्रूव करने के ऐसे ऐसे उपाय आजकल पॉडकास्ट में, रील्स में आ रहे हैं कि शायद चर्चा करना भी उचित नहीं लगता। खैर, मैं इतना ही कहूंगा कि भाई शास्त्र उल्टे कमेंट्स आ जाएंगे नीचे पॉडकास्ट में। आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं इतना ही कहूंगा कि शुक्र वालों के लिए स्पेशली ये जो साल है, ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। आपको बहुत सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाना है। अगर आप किसी रिश्ते में बंधना चाहते हैं, अगर थोड़ा टाल सकते हैं तो टाल दें। अगर संभव नहीं है पूरे वर्ष टालना, तो कम से कम जून जुलाई तक तो कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। रिश्तों को संभाल कर रखें। रिश्तों की बागडोर, वो कहते हैं ना, एक बहुत कच्चा धागा होते हैं रिश्ते, अगर एक बार टूट जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मेरा निवेदन है कि भाई छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ना झगड़ना नहीं है, रिश्तों को संभाल कर रखना है, क्योंकि यही रिश्ते 2026 के बाद भी आपके काम आने वाले हैं। 26 आपके लिए अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। स्पेशली जो लोग संतान प्लानिंग की या फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। थोड़े मेडिकल ट्रीटमेंट्स या एक्सपेंसेस उनके ज़्यादा इस बार बढ़ सकते हैं 2026 में। उपाय क्या करना है 2026 में? 6 नंबर वालों को, आप गाय को रोज एक आटे का पेड़ा, एक आटे की लोई बनाओ, पेड़ा बनाओ, उसमें जरा सा गुड़ रखो, एक चुटकी हल्दी लगा के रोज गाय को खिलाना शुरू कर दो। पैसे का फ्लो बना रहेगा और रिश्ते कुछ हद तक कंट्रोल में रहेंगे, संभाल लेंगे आप, मुझे भरोसा है। मूलांक 7 की बात कर लेते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। डिसीजन कोई भी लेने से आपको बचना होगा। दिमाग से डिसीजन लेने, दिल से। वैसे कहते हैं केतु के पास दिमाग नहीं है, दिल ही है भाई, क्योंकि यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा राहु है, यहाँ से नीचे वाला हिस्सा केतु है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इस बार दिल से डिसीजन नहीं लेने, दिमाग से डिसीजन लेने। जहाँ भी आप दिल से डिसीजन लेने का प्रयास करेंगे वहाँ आप दिक्कत में आएंगे ही आएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। अगर हो सके तो अपने पिता या पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं उनकी सलाह एक बार लेना अच्छा रहेगा। अगर कोई पढ़ाई के मामले में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए वर्ष अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए
ये वर्ष अच्छा रहने वाला है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी चेंज करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, रुक जाएं। नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, रुक जाएं। अच्छा, बहुत सारे उपाय हमने देखे हैं, आप भी सुनते होंगे, पॉडकास्ट भी देखते होंगे, ज्योतिषों को भी सुनते होंगे। ऐसा कोई उपाय है जो आपको लगता है कि भाई ये तो इलॉजिकल है और ये धारणा ही गलत है? वैसे तो बहुत सारे उपाय ऐसे हैं, लेकिन कुछ उपाय मैं बता देता हूँ जो लोगों को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जैसे कुत्तों को दूध और मीठा देना। कुत्तों को कभी दूध मत पिलाओ भाई, वो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं। किसी भी वेट से आप कुत्तों के डॉक्टर से मिलोगे, आपको बता देंगे कि दूध से धीरे धीरे उनकी आंतें सड़ जाती हैं। आप उनको मीठा देते हो, उनको स्किन एलर्जी हो जाती है, बहुत सीवियर, वो मर जाते हैं बेचारे। एक धारणा और है ज्योतिष में, शायद मुझे नहीं पता आपने सुनी है लेकिन नहीं। कुत्तों को बाकी चीजें आप हाँ, खूब खिलाइए, मैं तो कहता हूँ। आप स्ट्रे डॉग्स को फीड कराओ, आपके दुश्मन आप पे कभी हावी होंगे ही नहीं। आप रेगुलर कुत्तों को खाना खिलाओ, स्ट्रे डॉग्स को फीड करो, आपका कर्जा उतर जाएगा, निश्चित है। ये आप करके देखो, ये उपाय कंटिन्यू करना चाहिए, मैं खुद करता हूँ। लेकिन उनको दूध और मीठा नहीं देना है, ये ध्यान रखना है बस। बाकी आप कुछ भी खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक उपाय और कई लोगों ने शायद सुना हो आपने या नहीं, लोग बता रहे थे कि सांप को दूध पिलाओ। हाँ। भाई बिल्कुल नहीं पिलाना है। पहली बात तो सांप के अंदर कोई ऐसे एंजाइम्स ही नहीं होते जो दूध को पचा पाएं, और अगर आप उसको दूध पिलाते हैं तो उसके जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो गल जाते हैं बहुत जल्दी, और कुछ ही दिन में उसकी डेथ हो जाती है। नागपंचमी पर स्पेशली ये उपाय बड़ा वायरल होता है। हाँ। तो आपसे निवेदन है कि ये रील आप अलग से डलवा देना, ताकि नागपंचमी पर भी लोग देख पाएं और ये गलती करने से बचना है। खैर, हम बात कर रहे थे मूलांक 7 वालों की, बात हो गई, 8 की करते हैं, राइट? बात करते हैं मूलांक 8 की। शनि, अब सूर्यदेव आ रहे हैं, और शनि और सूर्य कहने को तो पिता पुत्र हैं, लेकिन परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। क्योंकि सूर्यदेव ने शनिदेव को कभी अपना पुत्र माना ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं, और वैसे भी मैं कहता हूं कि शनिदेव हमारे कर्मों के देवता हैं। तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी भाई इस वर्ष, तैयार हो जाएगा। नंबर 8 वालों को अपनी पेटी बांध लो, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, और बहुत हार्डवर्क करेंगे तब जाकर के कहीं कुछ अचीव होगा, लेकिन अचीव होगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। अगर आप कर्म करेंगे, फल ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन फल मिलेगा आपको। बात कर लेते हैं आखिरी नंबर की, जो जाने वाला है मूलांक 8 के लिए उपाय। 8 के लिए, हाँ चलो 8 के लिए उपाय। आप लोग कोशिश करें, पीपल के वृक्ष अगर कहीं आपको मिल जाए आपके घर के आसपास या मंदिर में, आप हर शनिवार वहां जल चढ़ाएं थोड़ा सा सुबह, और हो सके तो मीठा जल हो, उसमें जरा सा दूध भी आप डाल सकते हैं। और जब वो जल बह करके नीचे आए, तो जो गीली मिट्टी है उससे आप पहले पीपल को तिलक करें, फिर खुद को तिलक करें और घर आ जाएं। विश्वास कीजिए, आपकी बहुत सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। बात कर लेते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर वालों के लिए भाई ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना इस वर्ष। 2025 में आप बहुत खुल के खेले हो, 2026 में थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान के अंदर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। बहुत संभल करके आगे बढ़ना है आपको। कई सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा अब तो कर जाऊंगा बस में। थोड़ा सा कंट्रोल करना है, रीथिंक करना है, दोबारा सोचना है, फिर आगे बढ़ना है। तो ये जो आपका वर्ष है आपके लिए अच्छा है, खराब नहीं कहूंगा बिल्कुल भी। आप नई नई चीजों का अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने का शौक रखते हैं तो काफी लोगों के एक्सपेरिमेंट इस वर्ष सफल हो जाएंगे, 9 नंबर वालों के। लेकिन एक्सट्रीम परिस्थिति में नहीं जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, और किसी भी चीज को बहुत सोच समझ करके ही करना है, जल्दबाजी से बचना होगा। ये ध्यान रखें बस आप। कोई छोटी मोटी परेशानी आपको, पेट की समस्याएं, स्किन की समस्याएं इस वर्ष परेशान कर सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या उपाय करना है? 3 मंगलवार लगातार, जनवरी जैसे ही शुरू हो, आप ये उपाय कर दें। 1.25 किलो लाल मसूर की दाल किसी हनुमान जी के मंदिर में दान कर दें। हर 3 महीने में ये उपाय करते रहें, पूरा वर्ष आपका आसानी से निकल जाएगा। ओके, चलिए अब जिस महा उपाय का आपने जिक्र किया था वो महा उपाय बता दीजिए जो कोई भी मूलांक का जातक कर सके। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, और 2 उपाय बताने जा रहा हूं। जब आपको कोई रास्ता ना मिल रहा हो, आपको किसी कानूनी अड़चन में आप फंस गए, पुलिस ने पकड़ लिया आपको, किसी बहुत बड़ी विपदा में कहीं आपको लोगों ने घेर लिया है, और जब आपको कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तब ये उपाय कर लेना। ये मैं एक मूल मंत्र आपको बता के जा रहा हूं। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये 2 लाइनें जपना शुरू कर देना, विश्वास कीजिए आप तुरंत उस विपदा से निकल जाएंगे। एक जादू, मैजिकल रेमेडी बता के जा रहा हूं आपको। मन ही मन हनुमान जी की उनकी जो है आराधना करनी है आपको, और कहना है प्रभु मुझे संकट से निकालो, और बार बार ये रिपीट करना है, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
आप विश्वास कीजिए उस परेशानी से निकल जाएंगे, कितनी बड़े परेशानी क्यों ना हो। कोर्ट में अगर आपका कोई केस चल रहा है और आप वहां जाते हैं हियरिंग के लिए, तो ये करते हुए जाएं और वहां भी मन करते रहें, विश्वास कीजिए आपको जीत मिलेगी। दूसरा महा उपाय पैसे के लिए बताने जा रहा हूं। अरे वाह। जिन लोगों को कर्जों ने घेर रखा है और कर्जे नहीं उतर रहे, बहुत प्रयास करने के बाद भी, देखिए हाथ पे हाथ रख के बैठने से गायत्री जी कुछ नहीं होगा, मेहनत हमें ही करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी कर्जा नहीं उतर पा रहा है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही, पैसा आ ही नहीं रहा बहुत एफर्ट करने के बाद भी, तो आपको ये उपाय करना है। सूखी हुई तुलसी की लकड़ी अगर आपको मिल जाए, जो आसानी से किसी भी घर में मिल जाती है, वो आप ले लीजिएगा। उस पर आगे कॉटन लगाएं और उसको घी में भिगो लें, उसको जलाएं और आप उससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती कर दें, क्योंकि तुलसी जो है वो विष्णु प्रिया है। आप ये करना शुरू कीजिए, कुछ ही समय में आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपके इनकम के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और कर्जा आपका अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा उपाय है। इनफैक्ट जो तुलसी की लकड़ियां अगर आपको मिल जाएं तो 7 लकड़ी छोटी छोटी लेकर के किसी सफेद कपड़े में बांधो, अपने घर के बाहर मेन गेट पर बांधो। आपके घर में दरिद्रता प्रवेश ही नहीं करेगी, और कहते हैं कि जहां दरिद्रता नहीं रहती वहां मां लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। आपके घर में अगर शंख रखा हुआ है, बहुत लोग घर में गलती करते हैं, शंख रख लेते हैं। पहले तो एक से ज्यादा शंख ना रखें भाई, ये बहुत लोग गलती करते हैं। और अगर आपके घर में शंख रखा है, वो कभी खाली नहीं रखा होना चाहिए, या तो उसमें जल भर करके रखें या फिर अक्षत। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में उन्नति होनी शुरू होगी। अच्छा, नौकरी के लिए कोई अच्छा सा उपाय? नौकरी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी कई बार आप पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं, या बॉस से आपकी नहीं बन रही है, उस केस में मैं एक बहुत अच्छा उपाय बता दे रहा हूँ। वैसे तो हमेशा से मैं कहता रहा हूँ कि आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ के ही अपने ऑफिस जाओ, ये सबसे अच्छा उपाय है और बड़ा सात्विक उपाय है। विश्वास कीजिए कि आधी से आधी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी ही नहीं अगर आप ये उपाय करेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई दिक्कत आ रही है और नहीं आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं सुलझा पा रहे हैं, तब आप ये उपाय कर लेना। 3 मंगलवार लगातार हनुमान जी के मंदिर चले जाना, वहां जाके 1.25 किलो लाल फलों का भोग लगाना और मंदिर में बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना और कहना, प्रभु मेरे कष्टों का निवारण करो। विश्वास कीजिए चौथा मंगलवार नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। अच्छा, क्योंकि हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, तो बजरंग बाण पढ़ना चाहिए क्या या नहीं करना चाहिए? देखिए, बजरंग बाण रेगुलर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम हनुमान जी को एक शपथ देते हैं, और वो आप रेगुलर अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत गलत है। इसलिए मैं कहता हूं कि बजरंग बाण केवल विषम परिस्थितियों में या कोई विशेष परिस्थिति में ही करना चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया, अब कोई उपाय नहीं है, तब आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। या कोई ऐसी समस्या, नौकरी चली गई, नौकरी मिल नहीं रही, बहुत कोशिश कर ली, कर्जे ने घेर लिया, परिवार में कोई ऐसी दिक्कत है, मतलब जिसका कोई इलाज आपको लाख उपाय करने के बाद भी ना मिल रहा हो, उस परिस्थिति में आपको बजरंग बाण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, साक्षात हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, केवल विषम परिस्थितियों में करें भाई, बजरंग बाण रेगुलर कभी नहीं करना चाहिए, वो बहुत गलत धारणा है। लेकिन अब कई लोग जो देख रहे होंगे पॉडकास्ट, वो ये पूछेंगे भाई क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने बताया ना, उसमें आप हनुमान जी को साक्षात कहते हो, स्पष्ट रूप से वर्णन है कि तोहे शपथ राम की, ये लाइन आती है उसमें, आपको प्रभु श्री राम की शपथ है, कसम है। तो आप सोचिए कि आप रेगुलर बेस पे वो कैसे कर सकते हैं, आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम उनके आराध्य हैं, वो सब कुछ है उनके लिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत धारणा है ये। केवल विषम परिस्थितियों में करें, वरना आप हनुमान चालीसा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेगुलर करें। सुंदरकांड पढ़ना है, रोज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। सुंदरकांड घर पे बिल्कुल कर सकते हैं, घर पे करो, ऑफिस में करो, बाहर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं भी करने में। भगवान का नाम लेने में कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। लेकिन बजरंग बाण केवल विकट परिस्थितियों में ही करें, अन्यथा ना करें। महिलाएं भी कर सकती हैं? बिल्कुल, महिलाएं करें, पुरुष करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। गायत्री जी, ये धारणा ही गलत है कि महिलाएं हनुमान चालीसा नहीं कर सकती, महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। अभी कोई मेरे से परसों कह रहा था कि महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। अरे भाई, किसको छूना चाहिए, क्यों नहीं छूना चाहिए, लॉजिक बताओ ना। कोई शास्त्रों में कहीं वर्णन है? कहीं नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई मुझे लाके शास्त्र, कहीं शास्त्रों में वर्णन दिखा दे जहां लिखा हो कि हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ महिलाएं नहीं कर सकती। कहीं नहीं है। मेरा चैलेंज है ये खुला, सारे ज्योतिषियों को, जो बताते हैं, जो ये कहते हैं, सब नहीं कहते, ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई कर सकती हैं, जो लोग कहते हैं नहीं कर सकती, उनके लिए मेरा चैलेंज है। कहीं नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। हमने गुरुजनों से खूब जानने की कोशिश की, कहीं नहीं मिला। सब कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि आज सभी लोग रील्स देखते हैं और लोगों को लगता है विश्वास करना चाहिए, नहीं,
कुछ लोग कहते हैं पेन से नंबर लिख लीजिए हाथ पर, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं। ये कितने लॉजिकल होते हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का भ्रम है, एक गलत धारणा है। मैंने कई बार ये कहा है और आज मैं फिर से कह रहा हूँ कि सभी ज्योतिषियों से मेरा निवेदन है भाई, जो ये कार्य कर रहे हैं, बाकी तो बहुत विद्वान और बहुत अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, आपको बोलने का मौका मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें। आपको बोलने का मौका मिला है तो शब्दों की मर्यादा रखिए। आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी आपसे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बोला हुआ एक शब्द एक गलत धारणा बन सकता है, और अगर वो गलत धारणा बन गई तो हमारी पीढ़ियां उस गलत धारणा का ही अनुसरण करेंगी, उसी पर चलेगी। तो बंद कीजिए ये सब। कहीं लिखने से कोई कुछ नहीं होगा। अगर भारत, आपको लगता है कि यह पेन से मैं कुछ भी लिख दूं, 3, 5, 9, 7, 8 जो भी आप लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता, वो लिखने से अगर मैं अमीर हो जाऊं तो मुझे यहाँ बैठ के आपके साथ बात करने की आवश्यकता है, या आपको ये पॉडकास्ट करने की आवश्यकता है? नहीं है। पूरा भारतवर्ष वही लिख के घूमेगा, उसका कोई आधार नहीं है। और अगर है तो मैं चैलेंज करता हूं लोगों को जो ये बता रहे हैं। मेरा खुला चैलेंज है, आप बताइए मुझे किस शास्त्र के अंदर वर्णन है? कहीं नहीं मिलेगा, है ही नहीं कहीं। मैंने खूब जानने का प्रयास किया, मैं शास्त्रों का ज्ञानी ही नहीं हूं, लेकिन मैंने खूब अपने गुरुजनों से, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, मैं उनसे मिला, मेरी काफी डिटेल डिस्कशन लोगों से हुई। वो कहते हैं कहीं इसका कोई वर्णन नहीं है, बिल्कुल निराधार है। मूर्खता कहते हैं लोग इसको। छोड़िए आप, इससे ज्यादा शब्द, बड़ा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, कुछ नहीं है भाई। अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, सात्विक उपाय कीजिए, वैदिक उपाय कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, निश्चित मिलेगा। वो करने वाला प्रभु है, मैं सिर्फ एक माध्यम बन सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन वो रास्ता सात्विक होना चाहिए, वो रास्ता शास्त्रवत होना चाहिए। अगर वो शास्त्रों के विरुद्ध कोई परंपरा है तो उसका अनुसरण हमें नहीं करना है, वो गलत है। ये सबका दायित्व भी होना चाहिए। ये बिल्कुल सबका दायित्व होना चाहिए, हमारा नहीं। जो व्यूअर्स हैं, बताने वालों का ठीक है, वो उनका डिस्क्रिप्शन है, छोड़िए, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये उनका भी दायित्व है। गलत चीजों का हम अनुसरण बिल्कुल ना करें, गलत धारणाओं के पीछे हम बिल्कुल ना चलें। ये आप सबको ध्यान रखना है भाई। और आप सोचिए, अगर कोई ज्योतिषी आपसे कह रहा है कि आप 2 लौंग जला के उसमें कपूर जलाओ, फूंक मार दो, आप करोड़पति बन जाओगे रातों रात, क्या आपको लगता है ऐसा संभव है? लॉजिकली नहीं संभव है भाई। करोड़पति बनना है तो और बहुत उपाय मैं बता दे रहा हूं भाई। जो सात्विक उपाय हैं, जो शास्त्रवत उपाय हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, आप कर लिए, लेकिन उसके साथ कर्म आपको करना पड़ेगा। सोचिए, आप जीना सीखो, कर्म आप करिए, मेहनत करिए, उसके बाद भी फल नहीं मिल रहा, उसके लिए किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लीजिए, निश्चित रूप से फल मिलेगा। आप करिए तो सही उपाय। आपकी कुंडली का दूसरा भाव आपके धन का भाव है, और आपके दूसरे भाव का स्वामी जिस भी भाव में कुंडली में बैठा हो, ये थोड़ी टेक्निकल चीज है पर मैं दोबारा समझा देता हूं। आपकी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी जिस भी घर में बैठा हो, उस घर में जो राशि, जो भी नंबर है, उसका जो नक्षत्र होगा उस राशि का, वो आपको पैसा देने के लिए मजबूर है। करिए उस नक्षत्र के उपाय आप, लेकिन उसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा। अब आप यही अगर 2 लौंग, 2 कपूर, 2 इलायची जलाने सोच रहे हैं, लाभ हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत आभार आपका भी, और सभी दर्शकों को मेरा फिर से जय श्री राम। जय श्री राम। तो इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।